इससे पहले भी त्रिवेंद्र राव जी थे। उन्होंने तो बड़ा मतलब बेरोजगारों के साथ एक भद्दा मजाक किया है। जब मामले खुले, जब धांधली जो सामने आई फॉरेस्ट गार्ड में, तो उन्होंने क्या करा कि इन्होंने एक सीमित जांच का वो करके इसको लपेट लिया था। और उसके बाद जब जिस दिन अपना इस्तीफा इन्होंने दिया, उस दिन उसको रिजल्ट जारी किया, तो वहाँ पे भी शंका हुई कि क्यों मतलब मुख्यमंत्री जी उस दिन ही रिजल्ट जारी करवा रहे हैं जिस दिन अपने आप इस्तीफा दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त उत्तराखंड बेरोजगार संघ से बॉबी पवार, जो कि कई सालों से इन घोटालों की यूके ट्रिपल एससी में जिस तरह से पेपर लीक का प्रकरण हो रहा है, इसको लेकर सालों से आवाज उठाते रहे और उसी की वजह से आज आप ग्राउंड पे देख रहे हैं कि इतने एक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं। इसी को लेकर आज हम डिटेल में यहाँ पर बातचीत करेंगे बॉबी पवार से कि जो अभी मौजूदा हालात है इसमें क्या कुछ है। बॉबी पवार जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है उत्तराखंड तक में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, आप सीएम साहब से यहाँ पर मिले और पहले बताइए दर्शकों को कि कट टू कट में मतलब क्या बात हुई। देखिए, सीएम साहब से हमारी बातचीत ये हुई कि जिस प्रकार से ये जो घोटाले उजागर हो रहे हैं, इस पे रोकथाम ना लगने दें, क्योंकि ये जो परत दर परत खुल रही है, इसमें हमने सीएम साहब से कहा कि इसमें जो जांच है उसको और जांच का दायरा बढ़ाया जाए। वो चीज़ हमने सीबीआई जांच की मांग रखी हो, तो सीएम साहब ने सीबीआई जांच के लिए भी कहा है कि ठीक है, हम उसके लिए भी तैयार हैं, कोई वो नहीं है। सीएम साहब ने कहा है कि अभी पहले जो भर्तियां हैं उसका जो ट्रांसफ़र इन्होंने यूकेसीसी यूकेपीएससी के लिए ट्रांसफ़र की है, वो इसीलिए की है कि शायद तैयारी सीबीआई जांच की भी है, क्योंकि अगर उससे पहले ही सीबीआई जांच हो जाती तो कहीं ना कहीं भर्तियां लटक जाती। तो अब जब ट्रांसफ़र कर दिया है तो अब सीबीआई जांच के लिए मुझे लग रहा है कि तैयार है। परंतु हम इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहेंगे सीएम साहब का कि इन्होंने पहले मुख्यमंत्री है कि आज तक जितने भी घोटाले हुए हैं, उन घोटालों में अगर किसी ने कार्रवाई करने की सोची है तो ये वर्तमान के मुख्यमंत्री जो है पुष्कर धामी जी, उन्होंने किया है। क्योंकि इससे पहले भी त्रिवेंद्र राव जी थे। उन्होंने तो बड़ा मतलब बेरोजगारों के साथ एक भद्दा मजाक किया है। जब मामले खुले, जब धांधली जो सामने आई फॉरेस्ट गार्ड में, तो उन्होंने क्या करा कि इन्होंने एक सीमित जांच का वो करके इसको लपेट लिया था। और उसके बाद जब जिस दिन अपना इस्तीफा इन्होंने दिया, उस दिन उसको रिजल्ट जारी किया, तो वहाँ पे भी शंका हुई कि क्यों मतलब मुख्यमंत्री जी उस दिन ही रिजल्ट जारी करवा रहे हैं जिस दिन अपने आप इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये बड़ा एक शंका है और सीबीआई जांच ऐसे मामलों की होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज की ही भर्तियों की हो, पिछली जो भर्तियां जो ऐसे घेरे में रही है, तो उन भर्तियों की भी सीबीआई जांच के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो जो पिछली भर्तियां हुई हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार रही है, मुख्यमंत्री हालांकि बदलते रहे, तो आपका कहना है कि मौजूदा मुख्यमंत्री कम से कम कुछ तो एक्शन यहाँ पर ले रहे हैं। आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात की कि वो जो है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती मतलब बहुत सीमित जांच उन्होंने करवाई है। और भी मुख्यमंत्री रहे होंगे तो उनके कार्यकाल में भी, क्योंकि 2016 से हम सुन रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। सेकेंड, आपने बताया कि जो यूके ट्रिपल एससी की ये जो एग्जाम्स हैं 23 परीक्षाएं, अब वो यूकेपीएससी कराएगा। अब आपने एक आपका हम देख रहे थे जो मांगे हैं, उसमें एक मांग ये भी थी कि ये जो यूकेपीएससी है, इस पर भी उतना आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसमें भी पिछली कई 5 सालों में धांधलियां हुई हैं। तो कोई परीक्षा बता सकते हैं या कोई जिसमें धांधली हुई हो, या किस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि उसमें धांधलियां हुई हैं? देखिए, जो इससे पूर्व जो त्रिवेंद्र राव जी के समय जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई थी, उसमें जो धांधली हुई, उसमें जो माफिया थे, उसमें एक माफिया वो है जो आज भी यूकेपीएससी के अंदर कार्यरत हैं। वो आज भी पद पे बैठे हैं और काम कर रहे हैं। तो क्या जब उन्होंने यूकेएसएससी में सेंध मार ली, तो वहाँ जहाँ खुद काम कर रहे हैं, क्या वहाँ सेंध नहीं मार सकते हैं? और ऐसा ही है कि यूकेपीएससी में कई ऐसे मामले हैं, हमारे पास भी ऐसे मामले हैं जिसमें नियमावली के विरुद्ध जाकर इन्होंने काम किया है। और आप ऑडियो एक वायरल हो रहा था बीच में एक महिला का, जिससे उनसे सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि कुछ डिमांड की जा रही थी और उसके उनके सिलेक्शन करने की बात की जा रही थी। तो यूकेपीएससी पे भी ऐसा विश्वास कर पाना एकदम से ठीक नहीं है, क्योंकि मामले उजागर हुए हैं। अभी अगर जो जेई का रिजल्ट निकला है, उसमें अगर मैं आपको बता दूं तो जेई में क्या हुआ कि नियमावली के विरुद्ध जाकर इन्होंने 5 गुना बच्चों को लिया है, जबकि 3 गुना बच्चे लेने थे। क्या एग्जैक्ट क्या हुआ उसमें? एग्जैक्ट ये है कि मामले को दबाने के लिए ये बच्चे इतने ज़्यादा तादाद में लिए गए हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि जेई में जिन बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, जिनके रोल नंबर डाले गए हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि उनके कितने नंबर है या उनके और दूसरे बच्चे के बीच में नंबरों का अंतर कितना है। वो हुआ ही नहीं, क्योंकि वो इसलिए नहीं कि वहाँ पर अगर ये पता लग जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमने आज उसके लिए लेटर भी एक लिखा है। हमने वो लेटर इसलिए लिखा है कि हम चाहते हैं कि जो रिजल्ट जारी हो,
अगर पारदर्शिता बनी रहे तो पारदर्शिता इस ओर से दिखे कि बच्चे का नाम, उसके फादर का नेम और प्राप्तांक और जो श्रेणी है वो पहले डाली जाए। पहले डालते थे, परंतु ऐसा क्या हुआ कि जब सब कुछ सामने आया और चीज़ें निकल कर भी आई कि कई इन जेईई की जो है उसमें पैसे लिए हुए हैं माफियाओं ने, और उसके बाद आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो हमने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को ये लेटर लिखा और 1 सप्ताह का टाइम दिया हमने कि आप इस प्रकार से इस रिजल्ट को जारी करें कि सबके सामने जो है पारदर्शिता बनी रहे। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बड़ा आंदोलन लोक सेवा आयोग के बाहर किया जाएगा और उनसे ये इस प्रकार की जो प्रणाली चाह रहे हैं, पारदर्शी प्रणाली, वो हम करवाएंगे। और हम कुछ सुन रहे थे कि आपके पास आपने कुछ कहा भी था, इससे पहले भी आप उत्तराखंड तक पर एक बार जुड़े थे, तो आपने बताया था कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको आप वाकई में जानते हैं, जिनको आपने सामने देखा है कि जिनका किताब से कोई मतलब ही लेना देना ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है पास हो जाते हैं अच्छे नंबर से। तो वो कोई लिस्ट आप बता रहे थे, कोई नाम है आपके पास और कोई ऐसे बच्चे जो वाकई में आपने देखे? देखिए, प्रारंभ तो यहीं से हुआ था और हमने वो लिस्ट आयोग को दी थी। आयोग के बाद हमने वो लिस्ट एसटीएफ को दी थी। तो जब छानबीन शुरू हुई तो आज एसटीएफ की भी ये रिपोर्ट है। एसटीएफ खुद डीजीपी और खुद एसटीएफ के जो एसएसपी है उन्होंने खुद ऑन कैमरा आकर ये कहा है कि हमने 200 प्लस लोग जो चिन्हित कर लिए हैं। तो जो चिन्हित किए हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं 90% तो उस लिस्ट के ही लोग हैं। हाँ, एक आध नाम हो सकता है गलत तरीके से चला गया हो, क्योंकि हमें भी प्रदेश भर से जो नाम आए थे हमने भी उसका वेरिफिकेशन किया, उसके बाद उस चीज़ को दिया। तो हो सकता है कि एक आध गलत निकल जाए, परंतु 95+% वो नाम आज साबित हो चुके हैं कि हाँ, इन्होंने गलत तरीके से। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग पहले पंक्ति में आकर ये नारे लगाते थे कि हमें ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। वो बात हम कह रहे हैं, परंतु आज एसटीएफ ने उन पर जब नकेल कसी तो आज वो लोग भी एसटीएफ की रडार पर है और उनको वो जो वीडियो टॉपर की भी हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, तो वीडियो टॉपर भी एसटीएफ के निशाने पर आ गया। तो ऐसे में क्या वो वीडियो टॉपर भी, मैं नाम याद नहीं आ रहा, बता सकते थोड़ा सा, तो क्या वो भी ऐसे दावे करता था कि हाँ मैं तो मेहनत से पास हुआ हूँ लेकिन फाइनली ये रिजल्ट निकला? बिल्कुल ऐसे दावे करते थे। और इसमें तो आप ये मान के चलिए कि जो जेलों के अंदर बंद हैं, जिनके सिलेक्शन हुए थे और जिन्होंने कई लोगों को पेपर भी बेचा था, कुछ ऐसे लोग हैं वो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे थे और ग्रुप सी के माध्यम से ही, यूकेएसएससी के माध्यम से ही निकले थे और उन्होंने वो पेपर भी आउट करवाए, आज यहाँ भी आउट करवा रहे और इसमें भी अपना सिलेक्शन करवाया। तो ये भी गारंटी नहीं है कि जो ये लोग कहते हैं कि हमारे तो इतने पेपर निकले हैं, उनके भी निकले थे, वो भी कह रहे हैं कि हमारे तो 2-3 निकले हैं। तो 2-3 जब गलत तरीके से निकले थे, ये भी गलत तरीके से निकाल लिया। वो चाहे सचिवालय के अंदर जो गिरफ्तारियाँ हुई हो वो देख लीजिए, वो गलत तरीके से चयन हुए हैं। उसके बाद इन्होंने अपने पैसे वसूलने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। तो आज ये सबके सामने है। अच्छा, ये चीज़ आप थोड़ा सा ये बताइए, एक आपने बताया था कि ये जो वीडियो का एग्ज़ाम जब चल रहा था उसी टाइम पे ये पेपर लीक आपको पता चला कि हो रहा है, तो ये कैसे पता चला था? क्या हम सुन रहे थे कि आपको कुछ टॉयलेट पेपर पे भी कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए थे, क्या कुछ मतलब देखा? देखिए, जब ये पेपर हुआ 4 और 5 दिसंबर को, उस दौरान तो हमारा एक आंदोलन चल रहा था गांधी पार्क के बाहर। तो उस दौरान मोदी जी का भी 4 तारीख को देहरादून आना था, तो मुझे 3 तारीख को उठाकर सुधोवाला जेल के अंदर डाल दिया था। और मैं 2 दिन जेल के अंदर था। तो मैं परीक्षा के जो 2 दिन जो घटनाएं होनी थी, जो पता चल जाना था कि पेपर कहाँ रात को क्या हो रहा है, वो हमें नहीं हो पाया, परंतु डाउट पूरा था। इसके बाद जब 7 अप्रैल को रिजल्ट निकलता है तो उस सिलेक्टेड सूची में हम कुछ ऐसे नाम देखते हैं, वो चाहे दुबई से आए हुए पति पत्नी हो या कोई भाई बहन हो या कोई किसी पार्टी के पदाधिकारी हो या कोई प्रॉपर्टी डीलर हो। इस तरह के जब हमने नाम देखे, क्योंकि छोटा प्रदेश है, हम आपस में लगभग लोगों को जानते हैं, तो उसके बाद जब ऐसी चीज़ें आई तो हमने आवाज़ उठाई कि इसमें गलत हुआ है और आप इसकी जांच करवाइए। आयोग ने इस चीज़ को नकार दिया, सिरे से नकारा कि ऐसा कुछ नहीं है और बड़े सुचिता के साथ, बड़े पारदर्शिता के साथ परीक्षा हुई है। हमने बड़ा प्रेशर बनाए रखा और हमने चीज़ें दी। हमने कुछ पहले संदेह के आधार पर कुछ चीज़ें दी, उन्होंने उस चीज़ को नकारा और उन्होंने डायरेक्ट डीबी के लिए कॉल करवा दिया। और डीबी के लिए कॉल करवाने का मतलब है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे, तो ज्वाइनिंग की तैयारी थी। इसी बीच हमारे पास एक स्क्रीनशॉट हाथ लगता है जिसमें कि जिन्होंने हमें स्क्रीनशॉट दिया उन्होंने कहा कि पेपर 4 दिन पहले बाहर आ चुका था। अगर 4 तारीख को पेपर था तो 31 को बाहर आ चुका था। और ये इसके सबूत हैं। हम कुछ 3 स्क्रीनशॉट उन्होंने दिए थे जिसमें लगभग 35 उत्तरों की श्रृंखला लिखी हुई थी।
तो जब 65 ये उत्तर सामने आ गए थे तो उन्होंने ये भी कहा कि ये आप रखिए और इसको ना सोशल मीडिया पे डालिए ना मीडिया में दीजिए, आप जाके आयोग के अध्यक्ष को दीजिए। और हमने करा भी वैसे ही, हम आयोग के अध्यक्ष से कांटेक्ट किए और उसके बाद उनके आवास पर गए और उनको ये चीज़ें दी। ठीक है। आयोग के अध्यक्ष से याद आया, आपने ये सारी चीज़ें, आप ऐसा तो नहीं है कि आज से उठा रहे हैं, आप कुछ सालों से लगातार इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं और आप उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। आपने जब ये आवाज़ उठाई थी तो हमने सुना था कि आपके ऊपर भी मानहानि का कुछ नोटिस आया था जब एस राजू अध्यक्ष के लिए आपने चीज़ें हुई थी, और अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं तो कैसा लग रहा है? मतलब तब आप लग रहा है कि हाँ वाकई सही थे, मतलब सरकार को भी लग रहा होगा कि आप सही थे? नहीं देखिए, हमें तो तब भी पता था कि हम सही है, क्योंकि हमने जो आवाज़ उठाई थी वो विद एक पूरी डॉक्यूमेंट थे हमारे पास। जो NSCIT जो एक एजेंसी है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम यहाँ करवाती है, उसके खिलाफ हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट थे। वो MP के डॉक्यूमेंट थे, UP के डॉक्यूमेंट थे, तमिलनाडु की कुछ चीज़ें थी जहाँ पर इन्होंने गड़बड़ी करी थी। हमने तो उस आधार पर आवाज़ को उठाया था, पर हमारे खिलाफ विधिक नोटिस जब जारी हुआ कि आप आयोग की छवि धूमिल कर रहे हो, कंपनी जो एजेंसी है उसकी छवि धूमिल कर रहे हो, साथ में आयोग ये भी लिखता है कि सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। अब सरकार का ठेका भी आयोग ने ले लिया है, ये भी एक बड़ी बात थी। तो हमने उसका जब जवाब बनाकर भेजा तो हमने तकरीबन 16 पेज का जवाब वापस बना के भेजा, तो उसका जवाब 2 साल होने वाले आज तक नहीं आया, क्योंकि हमने जवाब में वो चीज़ें सारी डॉक्यूमेंटेशन किया और उसके बाद भेजा। परंतु उसके बाद ये है कि जब आयोग के अध्यक्ष को ये पता था, क्योंकि ये बात उन्होंने इस्तीफे देते हुए स्वीकारा कि मेरे ऊपर प्रेशर है सफ़ेद पोशों का और माफियाओं का, तो जब उन्हें पता था तो हम जब बोल रहे थे तो उस बात को वो नकार क्यों रहे थे? सबसे बड़ी बात ये है, उनको भी जांच के दायरे में लेना चाहिए। बिल्कुल, जब आप तब कह रहे थे वो आज आप अब भी कहते हैं, और जैसा कि आपने कहा कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनके ऊपर दबाव था और कुछ इसमें मतलब सिफारिश करने के लिए लोग आते थे, सफ़ेद पोश भी उन्होंने कहा था। और अभी तक अगर गिरफ्तारियों की बात करें तो कोई सफ़ेद पोश तो बहुत बड़ा कोई अभी तक ऐसा कोई नहीं मतलब गिरफ्त में आया है। और लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर राज्य के मुखिया और अगर STF ऐसा नहीं करती है तो आप जो है उजागर कर देंगे, तो वाकई में आपके पास कुछ नाम हैं? देखिए, हमारे पास कुछ ऐसे नाम है जिनका डायरेक्ट संबंध सफ़ेद पोशों से है, सफ़ेद पोशों के परिवारों से है। और अगर सफ़ेद पोशों के परिवारों तक ये आग चली गई है तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सफ़ेद पोशों का भी होगा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। और वो चीज़ें हमारे पास है, वो चीज़ें हम STF को भी देने वाले हैं। STF अगर कार्रवाई करती है तो वो पता चल जाएगा, क्योंकि हम जो देंगे हमारे पास तो रहेगी वो चीज़। अगर STF नहीं करेगी तो उससे आगे और बढ़ाया जाएगा, सबके सामने रखा जाएगा, वो चीज़ें हैं। और इसमें कुछ सफ़ेद पोश ऐसे हैं जिनकी पहले इससे पूर्व की भर्तियों में जिनकी संलिप्तता देखने को मिल रही है और सुनने को मिल रही है, तो क्या उन भर्तियों की जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आज अगर प्रदेश के मुखिया धामी जी हैं तो इससे पूर्व भी कई लोग रहे हैं, उनके समय में उनके कार्यकाल में भी ऐसी घटनाएं हुई है और उनकी जांच नहीं हुई है, सबसे बड़ी बात है। आज अगर धामी जी है तो कम से कम जांच हो रही है, परंतु इससे पूर्व की जो भर्तियां उन पे जांच करवाइए। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उनकी संलिप्तता, कई सफ़ेद पोशों की संलिप्तता उसमें आएगी और निश्चित रूप से ही उन लोगों की गिरफ्तारियां होंगी। अभी आपने देखा कि 5 परीक्षाएं रद्द की हैं और आई थिंक उनके कुछ के परिणाम भी नहीं आए थे, सिर्फ वो एग्ज़ाम हुए थे, तो उनको लेकर क्या कहना है? आपको लगता है कि मतलब सरकार ने सही फैसला लिया है? देखिए, सरकार ने संदेह के आधार पर उन परीक्षाओं को रद्द करने की बात कही है, परंतु हम ये कहना चाहेंगे कि उनकी एक बार जांच हो। जिन परीक्षाओं में कोई गड़बड़ियां नहीं है, जो निर्विवादित परीक्षाएं हैं, उनको रद्द ना करके उनको आगे की प्रक्रिया उन पर करी जाए। परंतु जिन भी परीक्षाओं में गड़बड़ियां दिख रही है, क्योंकि RMNS जो सॉल्यूशन कंपनी है जो छपाई का काम कर रही है, अब जो पेपर उन्होंने छापा होगा उनमें तो तहकीकात ढंग से करनी पड़ेगी। बाकी जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे मत्स्य पालन की परीक्षा थी, उसमें भी कुछ गड़बड़ियां ऐसी थी जो पेपर से पहले की गड़बड़ियां हैं, और जिस दिन पेपर था उस दिन पहले तक हम विभागीय मंत्री के पास गए थे, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी उसको लेकर गए थे, परंतु नहीं काम कर पाए। आज अगर वो रद्द की कगार पर है तो उसमें तो हम कहना चाहेंगे ठीक है। उसके बाद अगर रैंकर्स की भर्ती है, रैंकर्स की भर्ती में देखिए गड़बड़ियाँ अंदर से सुनने को मिली बहुत है, और उसमें बड़े अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और उसकी अगर ढंग से जांच की जाए तो उसमें सामने बहुत कुछ निकल कर आ सकता है। बाकी जो इसके अलावा जो और रद्द करी गई परीक्षाएं हैं, उसमें हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे गवर्नमेंट से कि उसको संदेह के आधार पर रद्द ना करें, उस पर जांच हो, तहकीकात हो, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ियाँ पाई जाती है तो उसे रद्द करें। अगर गड़बड़ियाँ नहीं पाई जाती है
तो उसे रद्द ना करें। और ऐसे ही और परीक्षाएं जो एसटीएफ के पास जांच में हैं, उन परीक्षाओं में क्या करें कि जिनमें गड़बड़ियां पाई जाए, गड़बड़ियों वाली भर्तियों को रद्द करें, अगर आपको राज्य बचाना है। और ये नए सिरे से इस बात पे बोलना चाहूँगी, कुछ जो चयनित अभ्यर्थी है उनका आपको लेके ये कहना था कि क्यों आप लोग ये मांग कर रहे हैं कि सिर्फ जो वीडियो और बीपीडीओ है यही परीक्षाएं क्यों रद्द करनी है? गड़बड़ियां तो और में भी हुई हैं, तो उसमें उनको क्यों रद्द नहीं करने की मांग कर रहे हैं? तो मतलब ऐसा क्यों कि सिर्फ इसी को ही रद्द करना? क्या आप उनको मतलब रीज़न देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि वीडियो बीपीडीओ ही रद्द करें। ये तो शुरू में जब वीडियो बीपीडीओ के माध्यम से ही हमने मुद्दा उठाया था, तो शुरू में टारगेट वीडियो बीपीडीओ ही था। परंतु आज अनेकों भर्तियों में अगर गड़बड़ियां सामने आ रही है, अनेकों भर्तियों के खुलासे हो रहे हैं, तो हम तो ये मांग रखना चाहते हैं कि जिसमें गड़बड़ियां हुई है उन परीक्षाओं को रद्द करें। और दोबारा न्याय तभी होगा कि दोबारा आप जल्दी से जल्दी उन परीक्षाओं का जो वो करें। यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए बच्चों के नज़रिए से सोचें जिन्होंने मतलब काफ़ी साल पहले एग्ज़ाम दिया था, मान लीजिए आज वो रद्द हो जाती हैं, तब गड़बड़ियाँ थी 2016 में, 2022 हो रही है, अब उनकी एज बहुत आगे निकल गई होगी, एक अलग मानसिक लेवल पे आ चुके होंगे, समझ रहे हैं, एक उम्र होती है पढ़ाई की। तो आप अगर उनके एंगल से भी सोचें तो आपको लगता है कि जो पुरानी गड़बड़ियाँ वाले जो परीक्षाएं थी उनको रद्द करना सही रहेगा या उनमें सिर्फ जांच करना सही रहेगा? देखिए, इसमें क्या है, इसमें दो पहलू हैं। जो भर्तियां मतलब चल रही है, जिनमें ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उन भर्तियों की जांच हो, गड़बड़ियां हो तो रद्द हो, ठीक है। दूसरा पहलू यह है कि जिनमें ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो चुकी है, जैसे चीज़ें निकल कर आ रही है, दरोगा भर्ती की निकल के आ रही है, और कोर्ट जुडिशियल वाली जो ग्रुप सी की भर्ती थी वो निकल कर आ रही है, फॉरेस्ट गार्ड निकल कर आ रहा है, जिनमें ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो उनमें तो सीधी सी बात है कि आप छटनी करिए। माफिया आप लोगों के जेलों के अंदर है, उनसे आप पूछिए कि किन किन परीक्षाओं आपने गड़बड़ियाँ की और कितने लोगों को आपने लगाया है। उन पे आप 3rd डिग्री दीजिए, कुछ भी दीजिए, पर उगलवाइए कि कितने लोगों तक आपने ये पहुंचाया था, और उस आधार पे छटनी हो। अब जैसे 2.5 लाख बच्चों में से जो वीडियो बीपीडीओ का हुआ था, करीब 916 बच्चे निकले हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो भाई पैसे देके पास हुए होंगे या जिनको कुछ क्वेश्चंस मिले होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो वाकई में मेहनत करके पास हुए होंगे। तो ये 916 जो पद हैं, जो बच्चे हैं, मतलब इनका फिल्टर कैसे करेगी एसटीएफ? मतलब रद्द करना क्या ऑप्शन सही है या कुछ इसकी जांच हो सकती है? क्या लगता है, आप कैसे करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, फिल्टर तो मेरे हिसाब से हो पाना मुश्किल है, ये बात एसटीएफ भी खुद कह रही है, और कई लोग जो ज्ञाता है इस चीज़ के वो भी कह रहे हैं, और खुद कुछ जो हमारे विधिक सलाहकार हैं वो भी कह रहे हैं कि सेग्रीगेशन मुश्किल हो पाना है। अब सेग्रीगेशन एक आधार पे अब हो सकता है कि आप इसको अगर दोबारा करवाएगा तो अपने आप ही छटनी हो जाएगी, जो मेहनती है वो निकलेगा, क्योंकि इस 916 में इतनी बड़ी धांधली हुई है। अभी तक 39 गिरफ्तारियां और 2 वन दरोगा में 41 गिरफ्तारियां टोटल हो चुकी है। तो इतनी बड़ी चेन ने कितने लोगों तक ये पेपर पहुंचाया है, इसका मतलब एक अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। अब वही कह रहे हैं कि अगर इसमें पता भी चल जाता है कि कितने लोगों ने किया है, ये एसटीएफ खुद कह रही है कि हम अगर रिपोर्ट में 300 देंगे तो ऑब्वियसली वो 500 होंगे, हम ये खुद कह रहे हैं। क्योंकि और उसके बाद अगर 500 होते हैं या 600 होते हैं तो उसमें अगर 200-300 जो अपने मेहनत से आए हैं, अगर वो इतनी बड़ी धांधली में अपने मेहनत से आए, तो मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो दोबारा री एग्ज़ाम में ही मतलब टॉपर वो लोग होंगे, और ये करना भी पड़ेगा। क्योंकि होगा क्या, यहाँ पर बच्चों का नुकसान इसलिए भी है कि अगर ये परीक्षा रद्द नहीं होती है तो बच्चे कोर्ट जाएंगे, ऑब्वियसली कोर्ट जाएंगे जिनका एक नंबर से रुका हुआ, आधे नंबर से रुका हुआ, और अगर कोर्ट चलेगी तो कम से कम 1.5-2 साल ये भर्ती खींचेगी, तो बहुत आगे ये भर्ती जाएगी। और अभी आई थिंक हम सुन रहे हैं कि मतलब सरकार कह रही है कि शीघ्र से शीघ्र जो है यहाँ पर मतलब परीक्षाएं करा के भर्तियाँ करवाएंगे, ये कह रही है। देखिए, सरकार का कहना तो स्पष्ट है, पर हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भर्तियाँ रुकी हुई है, जिन भर्तियों में गड़बड़ियाँ हैं, उनकी छटनी करके उनको दोबारा अगर एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं, सबसे पहले उन एग्ज़ामों को करवाइए। और सरकार से ये भी हमने रिक्वेस्ट रखी है, परसों हम जब मुख्यमंत्री जी से मिले, हमने कहा कि ये सारा बर्डन एक यूकेपीएससी पे डालना उचित नहीं है, क्योंकि वो पहले ही लेट चल रहे हैं, वो खुद अपनी जो भर्तियां हैं उनको समय से नहीं करवा पा रहे हैं। इसी बॉडी को एक नए पुनर्गठन करके इस बॉडी को यूकेएससी को दोबारा खड़ा करवाया जाए, और यहाँ पर अध्यक्ष और सचिव पद पर किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को बिठाकर ये फिर से शुरू करा जाए। क्योंकि ग्रुप सी का जो लेवल है और उसके लिए जो यूकेएससी काम कर रहा था वो काम अच्छा था, और
टाइम से परीक्षा हो रही थी। वो बात अलग है कि उसके अंदर गलत आदमी बैठ गए थे और उन लोगों ने इस तरह की धोखाधड़ी करके या भ्रष्टाचार करके आयोग को बदनाम किया है। परंतु आयोग को फिर दोबारा खड़ा करके इन परीक्षाओं को दोबारा आयोग के अंदर मतलब लोग गलत हो सकते हैं, कर्मचारी गलत हो सकते हैं, लेकिन आयोग कभी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है। और अच्छा, एक आखिर में सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, बॉबी पवार जो कि आज इतने सारे युवाओं की आवाज़ है, तो ये शुरुआत जो आपकी हुई, जो मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो होगा कि आज आप इतना जो है संघर्ष कर रहे हैं, इतने बच्चों की आवाज़ बन रहे हैं, तो क्या चिंगारी थी, मतलब शुरुआत कैसे हुई? देखिए, शुरुआत तो ऐसी है कि हम भी एक सामान्य से परिवार से हैं। देहरादून जब पढ़ने आए इंटर के बाद, तो उसके बाद जब फॉर्म निकल रहे थे इंटर के बाद जब हम आए, तो उस दौरान 18 साल हुए ही नहीं थी, ये फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। और जब 18 हो गई थी तब इन्होंने ब्रेक सा लगा दिया था, 1-1.5 साल तक फॉर्म ही नहीं निकले। तो उस मतलब मानसिक दबाव में जो हम थे उस दौरान कि फॉर्म नहीं निकल रहे, हम तैयारी भी कर रहे हैं, तो एक संगठन बनाने की ज़रूरत पड़ी कि हम वैकेंसी निकालने के लिए एक संगठन बनाते हैं। और बनाया भी, और उस संगठन के माध्यम से 26 मार्च 2018 को एक भव्य रैली भी की। और उस भव्य रैली में पहले दिन ही इतना कुछ हुआ कि लाठीचार्ज हो गया, पथराव हो गया, हमारे कुछ लोग एडमिट हो गए, मुकदमे लग गए। तो मुकदमों लगने के बाद फिर वो मामला इतना मतलब पेचीदा हो गया कि उससे बाहर निकल पाना मुश्किल हो गया। उसके बाद कंटिन्यू छात्रों का जो विश्वास था वो हमारे प्रति बढ़ा। उन्होंने कहा कि आगे जो भी चीज़ें होती थी, जो गड़बड़ियाँ होती थी या जो भी काम होते थे, उनके लिए डायरेक्ट कॉल आ जाते थे कि ये करना है, ये करना है। और इस व्यस्तता में हम अपने पढ़ाई को समय नहीं दे पाए। और जब पढ़ाई को समय नहीं दे पाए तो उसके बाद हमने यही फील्ड आगे चुना कि चलो ठीक है, अगर हमारे त्याग से इतने युवाओं का भला हो सकता है तो हमें वही सही है। और हमने वो किया। आज अगर ये मामले खुले हैं तो 5-6 सालों से जो हमने त्याग किया था, अब आज हमें खुशी इस बात की है कि चलो हमारे त्याग से अगर इतने बच्चों का भविष्य भला हो सकता है तो उसमें ये बेहतर है। अच्छा, आपके घर में पेरेंट्स नहीं कहते हैं कि क्यों इन सब में लगे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी अच्छी खासी कर रहे थे, क्यों स्विच कर दिया, जैसे और भी बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं, तो आपके नहीं कहते? नहीं, क्यों नहीं कहते हैं, हमें स्पेशल तैयारी करने ही भेजा था। परंतु अब कंडीशन ऐसी हो गई या समय की कुछ ऐसी डिमांड थी कि हमें दूसरा रास्ता चुनना पड़ा और चुना, और आज उस रास्ते पे चल रहे हैं। और उम्मीद है, हमें विश्वास है कि हम आगे भी इस रास्ते पे चलते रहेंगे। और जब जहाँ पर भी ये भ्रष्टाचार की बात हो या अन्याय जो सहन हो रहा है उत्तराखंड में, उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाने की बात हो, हम आगे भी लड़ते रहेंगे। और एक और सवाल आपसे, आप एक और लड़ाई लड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं साथ में विधानसभा भर्तियों को लेकर भी आपने परेड ग्राउंड में रैली, वो भी था भ्रष्टाचार का ही एक पार्ट यहाँ पे। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है, मतलब जिस हिसाब की ये चीज़ें चल रही हैं, तो मतलब ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो उत्तराखंड का भविष्य आप मतलब कहाँ देख रहे हैं? मतलब सारे करीबी को ही अगर नौकरी देते रहेंगे तो उत्तराखंड का युवा कहाँ जाएगा? देखिए, हमारी लड़ाई यही है कि उत्तराखंड में जो भी हो पारदर्शी रूप से हो। यहाँ पर किसी नेता के सिफारिश पर नौकरी ना मिले। यहाँ पर देखा जाए, अगर कोई प्रधान भी बन जाता है तो वो इतनी सिफारिश तो कर ही लेता कि अपने बीवी बच्चों को या अपने भाई को, भतीजे को वो नौकरी पे लगा देते हैं। तो ये जो सिलसिला, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को सुधारने के लिए लड़ाई है। और इस लड़ाई को जहाँ तक भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, अंजाम तक इस लड़ाई को पहुँचा कर रहेंगे। आपको नहीं लगता कि अगर ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से जांच का रिजल्ट आ जाता है, चाहे विधानसभा भर्ती वाला हो या चाहे ये UPSSC वाला हो, आधे सरकारी ऑफिस खाली हो जाएंगे? देखिए, सरकारी ऑफिस खाली होते हैं अगर अयोग्य लोग भरे हुए हैं। उन लोगों के बाहर होने से अगर वो लोग बाहर होते हैं तो प्रदेश का भला ही होगा, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में टैलेंट की कमी नहीं है। आज आप चाहे उत्तराखंड हो, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देख रहे हो, और भारत के बड़े बड़े पदों पर हमारे उत्तराखंड के लोग बैठे हैं। हमारे उत्तराखंड में टैलेंट है। हम तो चाहते हैं कि हमारे विभागों में वो अयोग्य लोग बाहर होकर यहाँ के योग्य लोग जो है वो विभागों में बैठे। तो हम कहते हैं कि ये देवभूमि कैसे प्रगति नहीं करेगी, कैसे ऊंचाइयों पर नहीं पहुँचेगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उत्तराखंड तक से बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड बेरोजगार संघ से अध्यक्ष बॉबी पवार, जिन्होंने बताया कि वो चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से यहाँ पर सारी भर्तियाँ हो, सारी परीक्षाएं हों, और उत्तराखंड के युवाओं में काफ़ी कुछ टैलेंट है और वो एक योग्य जो है पद यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। मैं सरिता तिवारी, देहरादून से उत्तराखंड तक।